हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां पे मैं आपसे बात करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पाथवे हैं उनके बारे में, और किस तरीके से कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल पार्टिसिपेट करते हैं, और किस तरीके से सीक्वेंस में वो रोल पार्टिसिपेट करके हमारे जो भी केमिकल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, विटामिन्स, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, ये तमाम तरह के जो भी चीज़ें हैं, एमिनो एसिड, प्रोटीन, इनका किस तरीके का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किस तरीके से इनका कन्वर्जन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ों के साथ में हम लोग बात करेंगे जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेयर है या फिर जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करूँगा और मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो दो तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है अपने इस टॉपिक के अंदर, ताकि ये टॉपिक बहुत ही ईजिली तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ऑलरेडी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे वीडियोस कई बने हुए हैं। जैसे कि एक वीडियो में मैंने आपको केवल और केवल जो माउथ पार्ट होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है, जिसमें मैंने टंग के बारे में, टीथ के बारे में बताया हुआ है। और दूसरे जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर आप सोच सकते हो जो रेगुलेशन हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कौन कौन से न्यूरॉन्स काम करते हैं, कौन कौन से नर्व सेल्स काम करती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हमने मेंशन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात करते हैं वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज सबसे पहले टॉपिक की, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को इंट्रो की तरह जानेंगे। आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को एक इंट्रो की तरह जान लेते हैं कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी, ब्ला 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 ब्ला। कहते हैं कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग शुरुआत करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको ज़िंदा रहने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे बॉडी के सारे सिस्टम, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, सभी सेल्स को खाना तो चाहिए, और खाना जो है वो देने का काम कौन करता है, वो केवल और केवल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही कर सकता है। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही वो जगह होती है जिससे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स हमें मिलती है, और यही वो सिस्टम होता है जो कि हमारे हर एक सेल को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्रोवाइड कराते हैं, साथ में ग्रोथ के लिए विटामिन्स और प्रोटीन्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम सारे सिस्टम्स के लिए जो मेन आपका फ्यूल होना चाहिए उसका काम करने का काम करता है। तो तकरीबन सभी में डाइजेशन होता है, और बस किसी किसी में अलग अलग तरीके से हो सकता है बस। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, जैसे एक डाइजेशन जो होता है वो हमारा माउथ पार्ट में होता है, उसके बाद एक डाइजेशन हमारा स्टमक के पार्ट में होता है, एक डाइजेशन हमारा इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है। तो ये वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप डाइजेशन को समझते हो। सबसे पहले आप जो समझते हो वो समझते हो स्टमक के अंदर, ठीक है, सॉरी माउथ के अंदर, फिर उसके बाद आप समझते हो कि स्टमक के अंदर कैसा डाइजेशन हो रहा है, और तीसरा चीज़ इंटेस्टाइन के अंदर कैसा डाइजेशन हो रहा है, और इंटेस्टाइन के अंदर ही हम लोग एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी जानते हैं कि किस तरीके से हमारा फूड मटेरियल वगैरह सब पचता है, क्या होता है, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में मेंशन करूँगा। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के जो ये पूरा एरिया होता है, इसी को आप चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलो, एलिमेंट्री कैनाल बोलो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा एरिया ही जो होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूँ तो ऊपर से शुरुआत होती है फरिंग से, तो यहाँ पे है माउथ, फरिंग्स, देखो तो इस क्रम में शुरुआत होती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की। माउथ, फरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।
तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अब हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में देना ये ज़रूरी है कि सारे पार्ट्स, चाहे वो फरिंग्स हो, ईसोफेगस हो, स्टमक हो, ब्रेन हो, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो, और सैलिवरी ग्लैंड और बहुत सारी और भी एसेसरी ग्लैंड आपस में मिल करके ये तमाम तरह की चीज़ों को अंजाम देती हैं। अब बहुत सारी ग्लैंड, जैसे कि हम लोग बात करें लीवर, गाल ब्लैडर और पैनक्रियास, तो ये सब भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये उनके बारे में था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे 6 बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हम लोग यूज़ में लाते हैं। जैसे कि जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है इंजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ। जब हम फूड को क्या करते हैं, माउथ के अंदर इंसर्ट कहते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इंजेशन। दूसरी चीज़ है सिक्रीशन। सिक्रीशन रिलीज ऑफ एसिड, एंजाइम एंड बाइल इनटू ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, खाने को खा लेते हैं, खाने के बाद जो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो हमारे वैगस नर्व के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन या इम्पल्सेस आती हैं, उनसे जो सिक्रीशन होता है लिक्विड्स का, पेप्सिन का, ठीक है, तमाम तरह की जो भी HCl का, वो तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो भी सिक्रीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं सिक्रीशन। ठीक, मोटिलिटी रिफर टू प्रोपल्सिव एंड मिक्सिंग मूवमेंट कॉज प्रोपल्सिव एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप जानते हो कि चाहे फिर वो ईसोफेगस हो, फिर वो चाहे हमारा पेरिस्टाइलिस मूवमेंट स्टमक के अंदर हो, जो फूड को अच्छी तरीके से मिक्स करना होता है, वो मिक्स करने के लिए फूड को मूव करना पड़ता है, दैट्स अ मोटेलिटी। डाइजेशन मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल की बात करूँ तो माउथ पार्ट के अंदर आपको मैकेनिकल डाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि केमिकल डाइजेशन आपको स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। एब्जॉर्प्शन, समझ रहे हो ना, मैकेनिकल मतलब हम अपने दांतों से जो चबाते हैं वो मैकेनिकल होता है, और जो उसमें अंदर केमिकल्स जो भी हैं, हमारे पेप्सिन है, माल्टेज है, ठीक है, तो तमाम तरह के एंजाइम के द्वारा जो डाइजेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा केमिकल डाइजेशन है। अब अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, सारे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, देन उसके बाद उनका क्या होता है, उनको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रोसेस होती है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इंटेस्टाइन के अंदर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जहाँ पे क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब ये जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, इसके अंदर जो भी खाना वगैरह बन रहा है वो क्या होता है कि मान लो कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, और उसी के बगल में मान लो सपोज दैट ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, और जस्ट उसी के बगल में हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो यहाँ पे मान लो हमारा जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे है, तो ये तो डाइजेशन हो गया, ग्लूकोज यहाँ पे है, ये डाइजेशन हो गया, और ग्लूकोज मूव करके ब्लड कैपिलरीज में चली गई, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद डिफेक्शंस होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग डिफेकेशन के नाम से जानते हैं, या फिर डिफेकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एलिमिनेशन ऑफ फीसस को जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसको डिफेकेशंस बोलते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, सबको इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों को और मेंशन करना है जो डायग्राम के अंदर, वो 2-3 चीज़ें और कौन कौन सी हैं मैं उसको भी आपको जल्दी जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखिए सैलिवरी ग्लैंड में, तो यहाँ पे हमें पैरोटिड है, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, 3 तरह की यहाँ पे ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अंदर की तरफ जो लटका हुआ एक पार्ट होता है उसको यूवुला कहते हैं। जब आप आ करते हो तो एक घंटी जैसा लटका हुआ पार्ट होता है उसको यूवुला कहते हैं। टंग आप जानते हो, ओरल कैविटी आप जानते ही हो। ऊसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, बस ऊसोफेगस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से। ठीक, लीवर के बारे में आप सभी लोग जानते हो, लीवर हमारी ग्लैंड होती है, ये भी क्या करती है कि कई तरह के केमिकल्स को सिक्रीट करने में काम करती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। गाल ब्लैडर बेसिकली बाइल सॉल्ट को सिक्रीट करती है, जिसका काम आगे जा कर के बहुत ज़्यादा डाइजेशन में। तो ये तमाम तरह के अलग अलग पार्ट हैं, इनकी बात अलग है, लेकिन जो मेन मेजर है हमारा वो क्या है, हमारा स्टमक। अब स्टमक जो होता है वो आप सबको पता है कि थोड़ा फूड का जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर होता है। पूरा फूड का केमिकल डाइजेशन नहीं होता, थोड़े फूड का जो केमिकल डाइजेशन है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है। थोड़ा लिपिड, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, वो थोड़ा थोड़ा डाइजेशन जो होता है वो स्टमक के अंदर होता है। बाकी बचा डाइजेशन सब कुछ कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, बाकी यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट का काम पैंक्रियाज जो
है उसका काम होता है बेसिकली कई तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करना, केमिकल्स को सिक्रीट करना, तो वो भी ये करती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कॉलन होती है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। ड्यूडेनम जो ऊपर की तरफ स्टमक से लगा हुआ पार्ट होता है, उसका जिजनम जो बीच का पार्ट होता है और जहाँ पे डाइजेशन होता है, और इलियम जो होता है ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शंस वगैरह या फिर जो डिफिकेशंस वगैरह होता है वो यहाँ से शुरुआत होती है। तो इस तरह से 3 पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थे जो कि आपको बेसिकली जान लेना है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या है कि यहाँ पे हमारे सामने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लेयर है। अब आप समझ रहे हो कि ये लेयर कैसी लेयर है, कहाँ से लेयर है। तो जस्ट मेरी एक बात ध्यान से सुनो और इस डायग्राम को भी आप देखते रहो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। देखो मान लो कि भाई ये हमारा एक मिनट, ये मान लो कि ये हमारा कोई स्टमक है, राइट। एक मिनट में बगल में, एक सेकेंड। हाँ, तो मान लो कि मैं अगर बात करूँ तो मैं कह दूँ कि भाई ये हमारा कोई एक स्टमक है, राइट। मान लो ये हमारा क्या है, स्टमक है। तो ये जो स्टमक है हमारा, मान लो सपोज दैट, तो इसके अंदर की जो वॉल होगी वो क्या करेगी, केमिकल्स के लिए जानी जाएगी, क्योंकि खाना यहीं पे आएगा ना। तो जब खाना यहाँ पे आएगा तो अंदर की वॉल जो है वो क्या करेगी, केमिकल्स को सिक्रीट करेगी। बाहर के वॉल का अपना अलग काम होगा। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि इनकी जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो बाहर की तरफ क्या होती है और अंदर की तरफ क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अपने एलिमेंट्री कैनाल में जो वॉल होती हैं वो किस किस तरीके से होती हैं, किस किस नाम से उनको हम लोग जानते हैं और इनका रोल जो है वो क्या क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो वॉल है उसको हम लोग म्यूकोसा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपसे पहली वॉल है उसको हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा को आप ध्यान से सुनिएगा। म्यूकोसा जो लेयर होती है वो सबसे अंदर की लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है। जस्ट अगर आप देखो तो ये हमारा क्या है, म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा हमारी सबसे अंदर की लेयर होती है और इस लेयर में हमारी बेसिकली जो 3 तरह की चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस एपिथेलियम, लैमिना प्रोपेरिया, मस्कुलैरिस और म्यूकोसा। ये 3-4 तरह की चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं और सबका अपना अपना अलग अलग काम है जिसके बारे में हम लोग ब्रीफ जानेंगे, पर अभी इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, म्यूकोसा है। तो म्यूकोसा इज़ इनर लाइनर ऑफ द ल्यूमेन। अब म्यूकोसा बहुत सारी चीज़ों को, केमिकल सिक्रीशंस को प्रमोट करती है, मोटेलिटी को भी प्रमोट करती है, साथ में हमारे जो भी स्टमक के अंदर जो भी एसीएल वगैरह सिक्रीट हो रही है उससे इसका प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो म्यूकोसा जो होती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सबसे मेजर लेयर होती है। ये इट इज़ एब्जॉर्प्टिव एंड मेजर सिक्रेटरी लेयर। मेजर सिक्रेटरी मतलब जब फूड हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, फूड हमारा कंप्लीटली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, तो उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी अच्छी तरह से करते हैं, साथ में केमिकल के सिक्रीशन के लिए भी ये लेयर जानी जाती है। और बेसिकली ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। तो इसके बारे में ध्यान रखना। एंड स्मूथ मसल्स, तो ये दो तीन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। एक बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू और एक होती है स्मूथ मसल। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं सब म्यूकोसा की, किसकी बात करते हैं, सब म्यूकोसा की, तो आइए चलो देखते हैं कि सब म्यूकोसा के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सब म्यूकोसा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब म्यूकोसा अ लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू के बनी होती है। जस्ट सब म्यूकोसा जो है वो म्यूकोसा के ऊपर ही होती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, दैट सराउंड द म्यूकोसा, जो कि म्यूकोसा को चारों तरफ से घेरे हुई होती है। इट हैज़ लार्ज ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे जो होती है ना, इस लेयर के पास में या इस वाले लेयर के पास में, यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हमारे मौजूद होते हैं एंड लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होते हैं। अ नर्व नेटवर्क नोन एज सब म्यूकोसल प्लेक्सस, ठीक है। यहीं पे हमारा क्या होता है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। देखो क्या होता है कि जब हम किसी फूड के बारे में सोचते हैं या फिर उसके स्वाद को इमेजिनेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के मेडुला ओब्लेंगाटा के पोर्शन से जो वेगस नर्व होती हैं वो कुछ इम्पल्सेस भेजती हैं
उन इम्पल्सेस इसी नर्व यहाँ पे होने के कारण उन नर्व इम्पल्सों को यही रिसीव करती हैं, और ये नर्व इम्पल्स उनको रिसीव करके केमिकल के सिक्रीशन को स्टमक के अंदर करती हैं। तो इस भी चीज़ को, और सिक्रीशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, म्यूकोसा की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे ये इसका काम होता है, सब म्यूकोसल रीजन का काम होता है कि अलग अलग तरह के यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस आती हैं जिसको रिसीव करती हैं, और फिर वो हमारे म्यूकस को प्रोवाइड करा देती हैं कि आप अब फंक्शन करना शुरू करो, ठीक है। तो ये हो गई सब म्यूकोसल का फंक्शन। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर हमारा है वो है मस्कुलरिस प्रोपेरिया। अब मस्कुलरिस प्रोपेरिया जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने है, ये रहा मस्कुलरिस, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें भी आपको नर्व इम्पल्सेस वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो इसको भी देखेंगे कि मस्कुलरिस प्रोपेरिया, अगर मैं दूसरा नाम लूँ मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इट इज़ डोमिनेट्स बाय स्मूथ मसल से बनी होती हैं, 2 लेयर होती हैं, इनर सर्कुलेशन लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। एक होता है सर्कुलर लेयर और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। अब यहाँ पे सबसे पहले है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, दैट प्ले एसेंशियल रोल इन मैकेनिकल प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इनका बेसिकली काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जैसे मैकेनिकल सपोर्ट समझ रहे हो ना, अब जैसे वॉल है स्टमक की तो वो कभी कभी फ्लैक्सिबल होती हैं, तो वो भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ में मूवमेंट भी कराने का काम, मूवमेंट मतलब जैसे खाना होना है तो उसको मूवमेंट कराने का भी काम करते हैं, साथ में ये कई और भी काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है बिटवीन इनर सर्कुलर लेयर की अगर बात करूँ, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल अंदर नर्व नेटवर्क, अगर मैं आउटर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें और भी नर्व लेयर्स देखने को मिलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरेबैक प्लेक्सस के भी नाम से जानते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि मस्कुलरिस का बेसिकली काम क्या होता है, मूवमेंट कराना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, तो इसको ध्यान रखना कि मस्कुलरिस जो लेयर होती है उसका काम होता है मूवमेंट कराना, साथ में उसका काम और क्या होता है, नर्व प्लेक्सस पाई जाती हैं तो नर्व इम्पल्सेस को भी रिसीव करने का काम करते हैं। एक बार आप लोग नर्व इम्पल्सेस वाला वीडियो जरूर जा करके देख लेना ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाए कि कैसे नर्व इम्पल्सेस काम करती हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सिंपल है सब कुछ। उसके बाद सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम लोग बेसिकली सीरोसा कहते हैं, और सीरोसा एक, अब समझ में आ गया पहली बात तो ऊपर की लेयर है तो भाई प्रोटेक्टिव लेयर भी होगी, साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी करेंगी। तो द आउटर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द सीरोसा which secrete a watery slippery fluid that lubricate and prevent friction between the digestive organs of the surrounding viscera। अब आप सबको पता है कि आपकी बॉडी का जो ऑर्गेन आप बड़ा सिंपली तरीके से देखते हो ना कि ये यहाँ पे अलग से स्टमक लगा हुआ है, तो ये जो तमाम तरह की आप इतना सिंपल स्ट्रक्चर, ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनसे लगे हुए बहुत सारे और भी ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे इधर लीवर होता है, इधर किडनी होता है, तो लगे हुए बहुत सारे और भी ऑर्गेन होते हैं जो आपस में रगड़ ना खाएं, तो इनकी जो आउटर वाली वॉल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरोसा कहते हैं। ये जो आउटर वॉल होती है ये इनको क्या करते हैं, स्लीपरी बना करके रखती है, जिससे कि आपस में ऑर्गेन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है। तो आउटर वाली वॉल जो सीरोसा होती है उसका काम होता है फ्रिक्शंस को प्रिवेंट करना, जिसके लिए बहुत सारा लुब्रिकेंट। तो इसीलिए जब आपकी बॉडी होती है, जब उसको कभी भी चीड़ा उड़ा जाता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड वगैरह और लुब्रिकेंट वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली आज के लिए जो था वो था हमारा कि लेयर कैसी होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके बारे में था। जो भी आपको जानना समझना है आप भेज सकते हो। देखो ये क्या मैं बता रहा हूँ, मैं इसको एक बार फिर से आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे तो सबसे पहले अगर हम लोग देखो जो हम लोग लेयर की बात करने वाले हैं उस लेयर में देखो क्या है, मैं किसकी बात करने वाला हूँ। देखो मान लो कि ये हमारा माउथ पार्ट है, चलो माउथ पार्ट की बातें छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि आपका स्टमक एक शेप लेता है, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये लेयर है क्या चीज़। तो जैसे देखो यहाँ से हमारा माउथ से आया और फिर ये हमारा एक स्टमक मान लो यहाँ पे बना, ठीक है। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मान लो ये हमारा क्या है, हमारा एक मिनट, मान लो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मान लो कि हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टमक है, मान लो कि ये हमारा एक स्टमक है, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोग बताने वाले हैं उसमें यही मैं बताने वाला हूँ आने वाली चीज़ों में कि इसके अंदर की वॉल जो होती है वो एक अलग केमिकल सिक्रीट करती है।
इसके अंदर की वॉल एक अलग केमिकल सिक्रीट करती है, जैसे HCl हो गया, उसके बाद पेप्सिन हो गया, है ना, ट्रिप्सिन हो गया। तो ये सब अंदर की वॉल सिक्रीट करती है, बाहर की वॉल का फंक्शन अलग होता है। तो ये कई वॉल से मिल के बनी हुई है, ये जो वॉल होती है कई वॉल से मिल करके बनी है। उन्हीं वॉलों को मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अब बताइए, अगर कोई जो नर्व सेल्स है वो कहाँ पे आके जुड़ेगी? बाहर वाली वॉल पे आकर के जुड़ेगी ना। अंदर वाली जो वॉल होगी उनका काम होगा केमिकल को सिक्रीट करना और HCl वगैरह से इसको बचा करके रखना, हाई pH लो pH पे इसको बचा करके रखना। तो इसी वॉल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।